बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप सब खैर आफियत से हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स में से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स नंबर थ्योरी जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। और इस कोर्स में मैं ऑलरेडी 4 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ, जिनमें बेसिक्स ऑफ नंबर थ्योरी जो हैं इस नाम से मैंने चैप्टर नंबर 1 जो है उसके ऊपर मैंने जो नंबर थ्योरी की कुछ बेसिक्स हैं, जिसमें डिविजिबिलिटी जो है उसको आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी जो होती है उसको आप किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, एलसीएम एचसीएफ जो है वो क्या चीज़ है, ये तमाम चीज़ें जो है वो बेसिक जो है इस नंबर थ्योरी की वो मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। आज के लेक्चर्स में डिविजिबिलिटी के ऊपर एक थ्योरम है, उसके मुतालिक यहाँ पर हम बात करेंगे। ये आपका इम्पोर्टेंट थ्योरम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस थ्योरम को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। अगर बेटा आपको डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट अगर है तो ये जो थ्योरम है ये बहुत आसान हो जाएगा, और आपको गारंटी से कहता हूँ इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक चीज़ ये है कि डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो फिर ये चीज़ मुश्किल होगी। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। आपके पास अगर 2 इंटीजर्स a एंड b हैं तो a को b का डिवाइज़र बोलते हैं। अगर डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ a b बिलोंग टू z, अगर आपके पास a और b 2 इंटीजर्स हैं देन a नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड डिवाइजर ऑफ b if there exists an integer m belong to z such that b equal to m टाइम a। ये जो बेटा क्वेश्चन बनी है b इक्वल टू m a, बस इसको आपने याद रखना है। अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया बेटा तो ये आपके पास से डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन आपको समझ आ गई, और डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन समझ आना इस चीज़ की गारंटी है कि आपको ये थ्योरम समझ आ जाएगा। क्लियर होगी बात कि नहीं। देखें, मैं दोबारा इस चीज़ को थोड़ा आसान करके आपको बताता हूँ। a और b 2 आपके पास इंटीजर हैं, एक नॉन ज़ीरो इंटीजर है, a को b का डिवाइज़र बोलते हैं, या हम ये कहते हैं कि b जो है वो a के ऊपर डिविजिबल है, या इसके लिए लफ्ज़ ये भी लिखा जाता है कि a इज़ अ फैक्टर ऑफ b, a b का फैक्टर है, या ये भी कहा जा सकता है कि b इज़ अ मल्टीपल ऑफ a। ठीक है, ये तमाम लाइंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर b इस तरह लिखा जा सके। देखें, आप 10 जो है क्या 2 पर डिवाइड हो जाता है, या मैं अगर ऐसा कहूँ कि 2 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 10, तो क्या ये बात गलत है? आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। तो क्या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 5 ज़ा 10, तो क्या आप 10 को ऐसे नहीं लिख सकते 2 इंटू 5? अब इसको ज़रा कंपेयर करें। ये 10 वो है जिसको आपने डिवाइड किया, यानी आपका b है, ये 2 वो है जो आपका डिवाइज़र है, और ये वो है जो आपको जिस इंटीजर m की बात की जा रही है कि वो z से आपको एक इंटीजर m मिलेगा, ये आपका a है और ये आपका इंटीजर m है। ठीक है, तो जब भी एक नंबर दूसरे को डिवाइड करता है तो वो हमेशा इस डेफिनेशन को पूरा करता है। उसे आप लिख सकते हो b इक्वल टू m में। चलिए मैं मज़ीद इसको आसान कर देता हूँ। आपने b को a पर डिवाइड करना है, क्लियर है, और मैं कहता हूँ कि a b का डिवाइज़र है, यानी a b को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। यहाँ पर डिवाइज़र का मतलब है उसे कम्प्लीटली डिवाइड करता है, रिमाइंडर में 0 बचता है। और यहाँ पर ये बात है कि जो उसका क्वोशंट है यहाँ पर, ठीक है, वो कोई पॉइंट वाला नंबर नहीं है, सही है, वो एक इंटीजर है। ठीक होगी बात। अच्छा, तो अब मैं कहता हूँ कि a अगर b को डिवाइड करता है तो फिर क्या होगा, आपको एक यहाँ पर एक नंबर m मिलेगा, जिसको आप a से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा b के इक्वल। तो आप फिर इसको कैसे लिखोगे, b इज इक्वल टू a टाइम m, यही लिखेंगे ना भाई। ठीक होगी बात ये। अच्छा, तो ये चीज़ हो गई आपके पास। अगर एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, जिसको डिवाइड करता है वो आपने इधर लिखना होता है, जिस पर आपने डिवाइड किया वो इधर है, ये वो नंबर है, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करके ये b बनता है।
अच्छा, अब अगर एक नंबर ए बी को डिवाइड करता है तो उसको आप ऐसे लिखते हैं सिंबॉलिकली, इफ़ ए डिवाइड्स बी देन सिंबॉलिकली आप उसे सिंबॉलिकली इस तरह लिख लेते हैं, ए ये लाइन लगाकर ये बी, ठीक है, ए इसे पढ़ते हैं ए डिवाइड्स बी। और अगर ए बी को डिवाइड ना करता हो तो उसको ऐसे लिखते हैं ए डज नॉट डिवाइड बी, ये लाइन के ऊपर आप इस तरह ये लाइन लगा देते हैं। ठीक होगी बात ये। तो ये तमाम जो डेफिनेशन है ये सारी चीज़ मैं लास्ट लेक्चर्स जो मेरे गुजरे हैं उनमें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा अब इस डेफिनेशंस को आपने दो तरह से याद रखना है। ठीक है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये थ्योरम में ये चीज़ इस्तेमाल होनी है डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को आप दो तरह से याद रखेंगे। जब आप कहेंगे कि ए बी को डिवाइड करता है तो दिस इम्प्लाइज आप ये लिखा करेंगे b इज इक्वल टू ए टाइम m, और m के मतलब आप ये बताएंगे कि m एक इंटीजर है। ठीक होगी बात, ये सही होगी बात। और अगर फ़र्ज़ करें ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है इफ़ b इक्वल है a टाइम m के, तो याद रखें इसका मतलब ये है कि a b को डिवाइड कर रहा है। किस नंबर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर रहा है वो यहाँ पर लिख दें कि a डिवाइड b 4m बिलोंग टू z। ठीक है, इस डेफिनेशन के ऊपर मैं एक दो एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ, फिर अपने थ्योरम की तरफ आता हूँ। देखें, आप कहते हैं x प्लस 1 डिवाइड्स y, x प्लस 1 डिवाइड्स y, x प्लस 1 y को डिवाइड करता है, तो इसे कैसे लिखोगे बताओ? y इक्वल टू एक्स प्लस 1 टाइम m, और m क्या है? बिलोंग टू z। ठीक है, देखें जिसको डिवाइड कर रहा है वो इधर आएगा, सही है, इक्वल टू जिस पर आपने डिवाइड किया। अब यहाँ पर अगर बच्चे को डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन अच्छे तरीके से नहीं पता तो वो गलती क्या करेगा, यहाँ पर गलती वो इस तरह कर सकता है कि जब आपने कहा x प्लस 1 डिवाइड्स y, तो शायद इसको ऐसे लिख दे x प्लस 1 इक्वल टू m टाइम y। भाई ये जो चीज़ है ना, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि y डिवाइड्स x प्लस 1, जबकि हमने क्या कहा x प्लस 1 डिवाइड्स y। इस लाइन से इधर जो नंबर है, ठीक है, वो डिवाइज़र है। इस लाइन के इधर ये जो y है जिसको आपने डिविडेंड यानी जिसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर a डिवाइड्स b वाली ये वाला सिंबल लिखा हो तो उसको आप ऐसे लिखोगे, और अगर ये इक्वेशन लिखी हुई है तो फिर इसका मतलब आपने समझना है, यानी दोनों तरफ से चीज़ों को देखना है आपने। मैं फिर एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। आप लिखते हैं x माइनस 1 डिवाइड्स x प्लस 1। कैसे लिखेंगे इसको? जिसको डिवाइड कर रहा है वो इधर x प्लस 1 इधर आएगा, इक्वल टू x माइनस 1 टाइम t क्या है यहाँ पर? एक इंटीजर। लाजमी नहीं कि इंटीजर का नाम आपने m ही रखना है, आपने कुछ रखना है, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। बात समझ आ गई कि नहीं? जिसको डिवाइड किया वो इधर, जिस पर डिवाइड किया वो ये, और एक इंटीजर t आपको मिल जाएगा। बात समझ आ गई है? बस ये आपको ये चीज़ याद, ये चीज़ का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ये सिंबल है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात ये? और अगर ये नहीं समझ आ रहा तो आसान सा फिर तरीकाकार है ये डिवाइड वाला। x प्लस 1 को डिवाइड करना है x माइनस 1 से। ठीक है, आपने एक नंबर t से मल्टीप्लाई किया, x माइनस 1 को आंसर कितना आ गया? x प्लस 1, रिमाइंडर आ गया 0 के को। ठीक होगी बात ये? अब इसको कैसे लिखेंगे? x प्लस 1 इक्वल टू t टाइम x माइनस 1। अगर कभी डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन आपको ना याद रहे तो आप उसको ऐसे ही कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ले बेटा, यहाँ पर जो हमारे थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है वो ये है, आपने प्रूव करना है कि a डिवाइड करता है 0 को, और वेयर a इज़ इटसेल्फ नॉन ज़ीरो नंबर। आपका टारगेट ये है कि आपने प्रूव करना है a डिवाइड 0 और a इज़ नॉन ज़ीरो, और a जो है वो एक इंटीजर है। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि 0 जो है हर नंबर पर डिवाइड हो जाता है, हर नॉन ज़ीरो नंबर पर डिवाइड हो जाता है, यानी हर नॉन ज़ीरो नंबर इधर डिवाइज़र है 0 का। ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब आपने इस चीज़ को प्रूव करना है कि a डिवाइड हो जाता है 0 के ऊपर। ठीक है, अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए
यहाँ पर कुछ चंद एक चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आप अगर क्वेश्चन के अंदर करना चाहते हैं बीच में, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आप उसे रफ वर्क में करें, ठीक है। अब वो कौन सी चीज़ है, मिसाल के तौर पर देखें, आपने लिखा है यहाँ पर a डिवाइड 0, a डिवाइड 0, ये आपने प्रूफ करना है। मैं लिखूंगा a इज कॉल्ड डिवाइजर ऑफ 0, a इज कॉल्ड डिवाइजर ऑफ 0 if there exists an integer m belong to z such that 0 equal to a टाइम m। ये बात यहाँ तक समझ आ गई है? ओके, इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। डेफिनेशन लिखी है मैंने कि a इज कॉल्ड डिवाइजर ऑफ 0, a को 0 का डिवाइजर कहेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m बिलोंग टू z सच डैट कि आप 0 को इस तरह लिख सकते हैं जैसे कि अभी मैंने आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ कि a इज कॉल्ड डिवाइजर ऑफ b, अगर b इज इक्वल टू am आप लिख लो, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये किस m के लिए सेटिस्फाइड है? 1 इज सेटिस्फाइड फॉर m इक्वल टू 0, ऐसे ही है। अगर आपका ये m जो है 0 होगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेटिस्फाइड। a को नहीं 0 पुट करना, क्योंकि a को तो आपने दिखाना है कि वो 0 को डिवाइड कर रहा है, तो आपने इंटीजर m तलाश करना है। क्लियर? 1 इज सेटिस्फाइड फॉर m इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 0 इक्वल टू a इंटू 0, ठीक है। अब आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं, नाउ वी वांट टू प्रूफ दिस पार्ट, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, ऊपर वाली चीज़ जस्ट आपको समझाने के लिए। तो आप लिखोगे इसका आंसर एज 0 इक्वल है a टाइम 0 के, दिस शोज दैट a डिवाइड्स 0 फॉर ऑल a बिलोंग टू z। इतनी सी बात आपने बीच में लिखनी है, ये सारी आपको जस्ट समझाने के लिए है। बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? नहीं समझे? देखें, अब आप कहेंगे सर, अब यहाँ पर देखें, ये मैंने क्वेश्चन लिखी है, मैंने अभी जैसे कि आपको पहले डेफिनेशन में बार बार इस बात पर फोकस किया कि आपने दोनों तरफ से डिविजिबिलिटी को सामने रखना है। ये क्वेश्चन है तो उसको इस तरह डिविजिबिलिटी में कैसे लिखना है, डिविजिबिलिटी दी हुई है तो उसको क्वेश्चन में कैसे लिखना है। तो अब आप ज़रा गौर करके देख लें, ये क्वेश्चन है, क्या इसको ऐसे ही लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? 0 इक्वल टू a टाइम 0 को भाई ऐसे ही लिखेंगे ना, जिसको डिवाइड किया है वो लाइन के बाद, जिस पर डिवाइड किया a, ये वाला वो 0 है जिसको मल्टीप्लाई करके ये क्वेश्चन बैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो बस आपने इतना लिखना है कि एज ये जो क्वेश्चन है ये ओबीवियस है, ठीक है, दिस इज ओबीवियस डैट 0 इक्वल टू a टाइम 0, दिस इंप्लाइज a डिवाइड 0। अब ये जो क्वेश्चन है ये शो करती है कि a 0 को डिवाइड करता है फॉर ऑल a बिलोंग टू 0, हैंस प्रूफ। ये बात आपकी साबित हो गई। अगली चीज़ सेकंड प्रूफ आप देखें, 1 डिवाइड्स a and 1 also divides minus a. Now we have to show that 1 is divisor of both a and minus a. This is our target. Again, यहाँ पर फिर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट के लिए जो आप एज अ रफ वर्क में यूज़ करेंगे, उसको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। कंसीडर 1 डिवाइड्स a, जो पहला पार्ट आपने प्रूफ करना है। फर्स्टली वी प्रूफ दिस 1 इज ऑलवेज डिवाइड a। देखो शुरू से आप पढ़ते आ रहे हो कि आपके पास कोई भी इंटीजर अगर a है, कोई भी इंटीजर a है, चाहे वो 0 क्यों ना हो, 1 जो है वो हमेशा हर इंटीजर का क्या होता है? डिवाइजर होता है। आपने शुरू से पढ़ा ना कि भाई 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, पढ़ते आ रहे हैं नहीं पढ़ते आ रहे, ये अब आपने प्रूफ करना है। अगर 1 डिवाइड करता है तो फिर -1 भी डिवाइड करता है, ये आपने दोनों चीज़ें प्रूफ करनी है। तो मैं पहले इस पार्ट को लेके चलते हैं। कंसीडर 1 डिवाइड है, देखें इस डेफिनेशन के मुताबिक अब कौन डिवाइड कर रहा है? 1 डिवाइड कर रहा है, किसको? a को। 1 इज कॉल्ड डिवाइजर ऑफ a, 1 इज कॉल्ड डिवाइजर ऑफ a इफ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m belong to z such that we can write it as a is equal to 1 टाइम m। मैं इसे क्वेश्चन नंबर 2 कहता हूँ। क्वेश्चन 2 इज बैलेंस्ड, 2 is satisfied for which m?
किस m के लिए ये क्वेश्चन आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी, किस m के लिए यहाँ पर क्या लगाऊंगा ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो जाए, सारी सी बात है m की वैल्यू a होगी, तो 2 इज सेटिस्फाइड फॉर m इक्वल टू a। 2 इंप्लाइज, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी कुछ इस तरह बन जाएगी, a इज इक्वल टू 1 इंटू ए। तो आप क्वेश्चन में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जस्ट समझाने के लिए, बीच में लिख दें प्रूफ में, नो प्रॉब्लम, आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन इतना क्वेश्चन को लेंथी करना, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, सही है। अच्छा, तो आपने ये कंसीडर करना है एज ए इक्वल है 1 टाइम ए के, ठीक है। दिस इंप्लाइज 1 डिवाइड्स ए फॉर, फिर देखें मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, आपको अगर 1 इक्वल टू 1 डिवाइड्स करता है ए से, यहाँ से ये क्वेश्चन लिखने आती है, तो इस इक्वेशन को रिवर्स भी इस फॉर्म में लिखना आना चाहिए आपको, दोनों तरफ से। तो मैंने लिखा कि हम जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हर हाथ से सेटिस्फाइड होती है, आप कोई भी ए पुट कर लें, लेफ्ट और राइट बराबर आ जाती है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। ये वो नंबर जिस पर डिवाइड किया 1 आ गया, लाइन डिविजिबिलिटी को शो कर रही है, जिसको डिवाइड किया डिवाइजर, दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, एंड व्हाट इज क्वोशंट हेयर, किस नंबर के लिए आपने इसको डिवाइड किया है, डेट इज ए, फॉर ए बिलोंग टू जी। बस इतनी बात लिखनी है कि हम जानते हैं, वी नाउ दैट दिस इक्वेशन इज ऑलवेज बैलेंस्ड फॉर एनी इंटीजर्स, हर ए के लिए ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। दिस शोज दैट 1 डिवाइड्स ए फॉर ए बिलोंग टू जी। अगेन अब आपने प्रूफ करना, नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट 1 आल्सो डिवाइड माइनस ए। वी कैन राइट इट एज, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अब 1 माइनस ए को डिवाइड करता है, अगेन माइनस ए इक्वल लिख सकते हैं 1 इंटू माइनस ए के। आपने प्रूफ करना है नाउ कि 1 जो है माइनस ए को डिवाइड करता है, ठीक है। दिस शोज दैट माइनस ए कैन बी रिटन एज 1 इंटू माइनस ए। फर्स्टली आपने इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, दिस इंप्लाइज 1 डिवाइड्स माइनस ए फॉर एन इंटीजर, विच इंटीजर, माइनस ए बिलोंग टू जी। शायद अभी आपको इसकी ज़रा चीज़, ये डेफिनेशन क्लियर ना हो, इसका पिक्चर आपके सामने क्लियर ना हो, ठीक है। जब हम इसका ये 4/5 पार्ट करेंगे, फिर इंशाल्लाह ये आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। थर्ड बेटा, अब यहाँ पर आपने प्रूफ करना है a डिवाइड्स a। नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट a डिवाइड्स a। अब a को डिवाइड करता है, ये बात भी क्लियर है, हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, ठीक है। लेकिन आपने सबसे पहले इस तरह के इसे क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है, तो कैन वी राइट इट एज a इक्वल टू a टाइम 1 फॉर ऑल a बिलोंग टू z, और a यहाँ पर भी नॉन ज़ीरो इंटीजर होना चाहिए। क्या आप किसी भी नॉन ज़ीरो इंटीजर को ऐसे लिख सकते हो, a इंटू 1? तो अब ये क्या शो कर रहा है, दिस शोज डैट a डिवाइड्स a फॉर 1 बिलोंग टू z। नहीं समझे? a is called divisor of a if there exists an integer m such that we can write it as a is equal to m time a. Now which m satisfied this equation? The only m that satisfied this equation is m is equal to 1. This shows we can write it as a into 1. Now we convert it in form of divisibility. This can be written as a divides a, for which m equal to 1. क्लियर होगी बात ये कि नहीं? नेक्स्ट अब यहाँ पर बेटा इसका फोर्थ पार्ट देखें, इफ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a देन द पॉसिबिलिटी इज a इक्वल है प्लस माइनस b के। अगर आपका a b को डिवाइड करता है और b a को डिवाइड करता है, तो फिर याद रखें a या तो b के बराबर है या a माइनस b के बराबर है। आप कोई से दो नंबर सोच लें,
ठीक है। अगर वो दोनों एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो दोनों बराबर हैं या एक दूसरे के नेगेटिव हैं, सही है, या तो वो दोनों बराबर हैं या क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव हैं। अब इसको आपने किस तरह प्रूफ करना है वो तो देखते हैं। तो यहाँ पर बेटा अब आपने इसको पहले कंसीडर करें, कंसीडर a divides b. If a divides b, then there exists an integer m such that this implies there exists an integer m belong to z, इसे हम 1 कह दें, such that b can be written as a into m1, called it equation 1. क्लियर। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को यूज़ किया है। अगर a b को डिवाइड करता है तो फिर एक इंटीजर m मिलेगा कि आप b को इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि अभी तक आपको डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन समझ आ चुकी होगी, सही है। नेक्स्ट कंसीडर b डिवाइड्स a, नेक्स्ट कंसीडर b डिवाइड्स a। दिस इम्प्लाइज अगर b a को डिवाइड करता है देन देयर एग्जिस्ट एन अदर इंटीजर m2, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन अदर इंटीजर m2 बिलोंग टू z such that we can write it as a is equal to b time m2, write it equation 2. In result we have to find value of a, we have to show that a is equal to plus minus b. आपने प्रूफ करना है कि a जो है वो प्लस माइनस b के बराबर है, ठीक है। यहां से फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 पुट वैल्यू ऑफ 1 इन 2, फ्रॉम 1 पुट वैल्यू ऑफ b इन 2। यहां से आप बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से b की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें। दिस इम्प्लाइज a को आप लिख सकते हो, b की वैल्यू क्या है, a टाइम m1 इंटू m2, दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल टू m1 इंटू m2। a से कैंसल बिकॉज a इज अ नॉन जीरो इंटीजर है, तो a को आप a पर डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो अबव क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन शोज दैट m1 एंड m2 इन दोनों के दरमियान कैसा रिलेशन होगा। दिस शोज दैट m1 एंड m2 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। दो नंबरों का इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1, हम जानते हैं कि अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट 1 के बराबर हो तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अबव क्वेश्चन शोज, above question shows m1 and m2 are multiplicative inverse of each other. अब अगर ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं तो फिर यहाँ पर m1 और m2 की क्या वैल्यू हो सकती है। एज m1 m2 बिलोंग करते हैं इंटीजर से। अब मुझे बताएं कि सेट ऑफ इंटीजर्स में वो कौन से दो नंबर्स हैं जो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। या ऐसे समझ लें कि आपके पास, सॉरी पूछना ये चाह रहा हूँ, इंटीजर्स में कौन से दो नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल है। The two numbers in set of integers whose multiplicative inverse is possible, वो कौन से हैं। This implies m1 is either equal to m1 equal to m2 equal to 1 और m1 equal to m2 equal to -1। या तो वो दोनों नंबर 1 के बराबर हैं, m1 और m2, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल जो है 1 खुद ही होता है, या फिर वो दोनों नंबर -1 के बराबर हैं, क्योंकि इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -1 का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -1 ही है, सही है। तो यहाँ से आपके पास दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो m1 और m2 दोनों 1 के बराबर हैं बिकॉज 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ इटसेल्फ
एंड -1 इज आल्सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। तो अब यहाँ पर केस नंबर 1 में इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1, अगर ये m1 और m2 दोनों 1 के बराबर हैं, दोबारा देखें, अगर दो नंबरों का यहाँ पर पहुँचे आप, ये दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर है, इट मीन्स दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। रेसिप्रोकल कह लें या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह लें। अब आप जानते हैं m1 और m2 यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं z से, तो z में सिर्फ दो ही नंबर ऐसे हैं जो कि एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, या तो वो नंबर 1 के बराबर है या क्या है, -1 के बराबर है। अब मैंने कहा केस नंबर 1, इफ m1 एंड m2 इक्वल टू 1 देन फ्रॉम 1 से b किसके बराबर आ जाएगा, देन फ्रॉम 2 कर लें, देन फ्रॉम 2 a इक्वल टू b टाइम व्हाट इज m2 इज 1, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू b आ गया। केस नंबर 2, इफ आपका m1 और m2 दोनों जो हैं -1 के बराबर है, अगर आपका m1 और m2 दोनों -1 के बराबर हुए, देन अगेन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 a आ जाएगा b टाइम -1 के, दिस इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -b। दोनों केसेस को कंबाइन करने से, बाय कंबाइनिंग बोथ द केसेस वी हैव a इज इक्वल टू +-b which is required. Next we prove the fifth part. The fifth part is if a divides b and b divides c, अगर a b को डिवाइड करता है, b c को डिवाइड करता है, then we show that a c को डिवाइड करता है। ठीक, नहीं बेटा, नेक्स्ट कंसीडर आप करते हैं कि अगर आपका a जब b को डिवाइड करता है, कंसीडर a डिवाइड्स b, तो अगर a b को डिवाइड करता है तो आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर m1 जो है वो एग्जिस्ट करेगा सच डैट कि वी कैन राइट b इज इक्वल टू a टाइम m1। बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी आप इसको ऐसे लिखेंगे। तो इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। नेक्स्ट कंसीडर b c को डिवाइड करता है। अगर आपका b c को डिवाइड करता है तो देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m2 बिलोंग टू z सच डैट कि आप इसको ऐसे लिखोगे c इज इक्वल टू b टाइम m2। क्लियर है? अब क्वेश्चन आपने वी हैव टू शो डैट कि ए सी को डिवाइड करता है। अगर ए सी को डिवाइड करता है तो फिर आपने एक ऐसी क्वेश्चन बनानी है जिसमें सी जो है वो आपके इधर लेफ्ट साइड पर हो और इधर ए होना चाहिए। यानी कहना इस तरह चाह रहा हूँ कि अब आपने यहाँ पर ए और सी के दरमियान रिलेशन मालूम कर रहा है, तो बी को एलिमिनेट करें यहाँ से। वी एलिमिनेट बी फ्राम दीज टू क्वेश्चन। तो पुट वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम 1 into क्वेश्चन नंबर 1 से जो b की वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू व्हाट इज b, b इज हेयर a टाइम m1 इंटू m2। अब इसको आप देखें यहाँ पर एज यहाँ पर m1 और m2 आपके कौन है, ये इंटीजर्स हैं। m1 और m2 क्या हैं, इंटीजर्स हैं। अगर m1 और m2 इंटीजर हैं तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इनका प्रोडक्ट भी एक इंटीजर ही होगा ना भाई। अगर दो इंटीजर्स हैं m1 और m2 दो इंटीजर हैं, कोई से भी दो इंटीजर उठा लें, तो मुझे बताएं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अगेन एक इंटीजर बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो एज m1 और m2 इंटीजर है, दिस इंप्लाइज m1 और m2 का प्रोडक्ट भी इंटीजर है। से लेट इन दोनों का जो प्रोडक्ट है m1 और m2 का, इसको आप एक नया इंटीजर m3 का नाम दे दें अबव क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप किस तरह बन जाएगी, c इज इक्वल टू a टाइम m3। तो क्या इसको मैं जब डिविजिबिलिटी की यानी कि ये वाली फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता इस सिंबल में। दिस शोज दैट a डिवाइड c फॉर m3 बिलोंग टू इंटीजर्स। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अगेन सुन लें, a अगर b को डिवाइड करता है तो एक इंटीजर m1 मिलेगा, आप b को इस तरह लिख सकते हो a टाइम m1। b अगर c को डिवाइड करता है तो एक इंटीजर m2 मिलेगा, कि आप c को b टाइम m2 लिख सकते हैं। आपने प्रूफ करना है a c को डिवाइड करता है। अब आपने a और c के दरमियान रिलेशन मालूम करना है, तो b को फ्राम 1 और फ्राम 2 से एलिमिनेट कर देंगे। b की ये वाली वैल्यू उठाकर आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो c इज इक्वल टू a टाइम m1 इंटू m2। अब आपका m1 और m2 क्या है, इंटीजर्स हैं। अगर ये इंटीजर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, अगेन एक इंटीजर होगा। तो इसको लिख लिया m1 और m2 इंटीजर है,
तो m1 और m2 को मैंने लिख दिया m3 के बराबर, तो यहाँ पर m3 आ गया, तो c इज इक्वल टू a टाइम m3, तो दिस शोज दैट a डिवाइड्स c। ये आपका हो गया इसका फिफ्थ प्रूफ। फोर्थ प्रूफ, सॉरी दिस इज फिफ्थ प्रूफ, ये आपका पांचवा प्रूफ हो गया। देखिए बेटा नेक्स्ट अब आपके पास जो इसका सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट में आपने प्रूफ करना है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो देन आपने प्रूफ करना है कि ए जो है वो बी सी को डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हम इतने हिस्से को लेकर चलते हैं। कंसीडर ए डिवाइड बी, अगर ए बी को डिवाइड करता है तो आप डिविजिबिलिटी की फिर बार बार वही डेफिनेशन इस्तेमाल हो रही है। तो एक इंटीजर आपके पास m1 एग्जिस्ट करेगा कि आप b को a टाइम m1 लिख सकते हैं। ठीक होगी बात ये। अब आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है कि a बी सी को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर अब तीसरा कांस्टेंट c जो है वो आपने इन्वॉल्व करना है। तो b के साथ c क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद c। तो इस क्वेश्चन 1 को आप c से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा बी सी इज इक्वल टू a टाइम m1 इंटू सी। ठीक होगी बात ये। अब देखें ज़रा, एज आपका जो m1 है वो क्या है, सेट m1 एंड c बोथ बिलोंग टू z। दिस इम्प्लाइज आपका जो m1 और c इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो भी क्या z से बिलोंग नहीं करेगा। लेट कर लें कि आपका ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम आपने m2 रख लिया, इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। दिस 2 इम्प्लाइज, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह बन जाएगी, बी सी इक्वल टू ए टाइम m2। तो ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को पूरा नहीं कर रहा। क्या इसको हम लिख सकते हैं a डिवाइड्स बी सी फॉर इंटीजर m2 बिलोंग टू z। नेक्स्ट अब आप यहाँ पर इसका सेवन्थ पार्ट देखें। सेवन्थ पार्ट में आपने ये प्रूफ करना है कि अगर इफ़ a डिवाइड्स b देन AC डिवाइड्स BC और C नॉट इक्वल टू 0। अगर A B को डिवाइड करता है तो आपने प्रूफ करना है कि AC जो है वो किसको डिवाइड करेगा, BC को। A डिवाइड्स इफ़ A डिवाइड्स B, अगर A B को डिवाइड करता है, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m1 बिलोंग टू Z सच डैट। तो आपको एक इंटीजर m1 मिलेगा कि डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी जो है b कैन बी रिटन एज m1 इंटू ए। इसे आप कह दोगे क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर होगी बात क्या नहीं। अच्छा नेक्स्ट आपने वो प्रूफ करना है कि ए सी बी सी को डिवाइड करता है। सिमिलरली एज अबव यहाँ पर भी आपने तीसरा कांस्टेंट जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई 1 विद सी। 1 को आप c से मल्टीप्लाई करवा दें। जब 1 को आप c से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ पर इसको c से मल्टीप्लाई करवाएं, दिस विल बिकम बी सी इक्वल टू m1 इंटू ए सी। तो अब यहाँ पर देखें आपने क्या प्रूफ करना है, ए सी बी सी को डिवाइड करता है। ए सी अगर बी सी को डिवाइड करता है तो फिर ए सी के साथ ये जो m1 है इसको यहाँ पर हम इंटीजर, जो हमें एक इंटीजर चाहिए होता है वो यहाँ पर m1 हो जाएगा। ऊपर वाले पार्ट में ये था कि आपने क्या शो करना था, ए बी सी को डिवाइड करता है। तो फिर अगर ए बी सी को डिवाइड करता है तो ये वाली जो सारी चीज़ है ना, इसका नाम हमने क्या रख लिया था, m2 के बराबर। यहाँ पर आपने प्रूफ करना है कि आपका ए सी बी सी को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये वाली जो चीज़ है ना अजाफी है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, इसको मैं ऐसे लिखूँगा, ए सी डिवाइड्स बी सी फॉर m1 बिलोंग टू z। देखिए मैंने बार बार आपको यही कहा कि आपको दोनों तरह से डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अगर ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें अगर ऊपर से आपको ऐसे नहीं लिखना आ रहा तो इसको तरह लेके चलें। अगर आप कहते हैं कि ए सी बी सी को डिवाइड करता है तो क्या होगा, एक इंटीजर आपको मिलेगा, तो वो इंटीजर m1 है, जिसके लिए ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो अगर ये क्वेश्चन है तो आपने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट फिर एट्थ पार्ट में ये है, इफ़ ए डिवाइड्स बी, कंसीडर, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, आपके सामने लिखा, अगर ए बी को डिवाइड करता है एंड ए सी को डिवाइड करता है तो देन आपने प्रूव करना है कि ए बी एक्स प्लस सी वाई को डिवाइड करता है। इस क्वेश्चन को वैसे भी दे सकता है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है और ए सी को भी डिवाइड करता है, देन ए डिवाइड्स द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। ये जो है ना बी एक्स प्लस सी वाई, दिस इज कॉल्ड लीनियर कम्बिनेशन। ठीक है,
लीनियर कम्बिनेशन वेक्टर स्पेसिस में भी आप पढ़ते हैं, यहाँ पर ये वेक्टर नहीं है। लीनियर कम्बिनेशन का यहाँ पर मतलब है बेटा सम ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या? सम ऑफ प्रोडक्ट। तो ये सम है किसका? प्रोडक्ट्स का। सही है। तो आपने ये प्रूव करना है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है, ए सी को डिवाइड करता है, तो देन ए डिवाइड करता है इनके सम ऑफ प्रोडक्ट को, यानी इनके लीनियर कम्बिनेशन को। ये आपका टारगेट है। देखो जी, इफ़ ए डिवाइड बी, तो अगेन दिस इंप्लाइज आपके पास जो डेफिनेशन है डिविजिबिलिटी की, तो आपके पास एक इंटीजर m1 मिलेगा z से, सच डैट कि आप b को लिख लोगे ऐसे a टाइम m1। क्लियर हो गई बात? इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। अगली चीज़, a किसको डिवाइड करता है? c को भी डिवाइड करता है। इफ़ a डिवाइड c, अगर a c को डिवाइड करता है तो दिस इंप्लाइज फिर एक इंटीजर आपको मिलेगा, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m2 बिलोंग टू z सच डैट कि आप c को लिख लोगे इस तरह a टाइम m2। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है, बस ये आपको याद होनी चाहिए। तो अगर a c को डिवाइड करता है तो आपको एक इंटीजर m2 मिलेगा z से, कि आप c को ऐसे लिख लोगे a टाइम m2। सही होगी बात ये? अब अगली सुनिए बात, b को किससे मल्टीप्लाई किया है? x से। c को किससे मल्टीप्लाई किया है? y से। ठीक है। मल्टीप्लाई इसको क्वेश्चन नंबर 1 को, इसे क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। क्वेश्चन नंबर 1 को आप x से मल्टीप्लाई करवा दो और क्वेश्चन नंबर 2 को आप मल्टीप्लाई करवा दो y से, एंड देन एडिंग। मल्टीप्लाई 1 विद x एंड 2 विद y एंड देन एडिंग, और उसके बाद इन्हें ऐड कर दें। ले जी, इसको क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे मल्टीप्लाई करना है आपने? x से। इसको मल्टीप्लाई करें x से, दिस विल बिकम bx। क्वेश्चन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? क्वेश्चन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? y से। इसको 2 से y से मल्टीप्लाई करना है, दिस विल बिकम cy इक्वल टू, लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट को भी मल्टीप्लाई करना है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? x से। तो इसको x से मल्टीप्लाई करें, दिस विल बिकम a इंटू m1x। देख सकते हैं ऐसे। प्लस इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? y से, a इंटू m2y। अच्छा, अब मुझे बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन चीज़ आती है? a इंटू m1x प्लस m2y। अब मुझे बताएं, अगर आपका m1 और m2 दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। x और y के मतलब उसने खुद बता दिया वो कौन है? इंटीजर है। अगर m1 भी इंटीजर है, m2 भी इंटीजर है, x और y भी इंटीजर हैं, तो m1 इंटीजर है और x भी इंटीजर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? वो भी इंटीजर होगा। m2 भी इंटीजर है, y भी इंटीजर है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? वो भी इंटीजर है। अब ये जब सारी चीज़ ये इंटीजर है तो इनका सम भी क्या होगा? सम ऑफ टू इंटीजर क्या होता है? इज अगेन इंटीजर्स। ठीक है। तो ये भी सारा क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर कहेंगे एज आपका जो m1 m2 x y दिस बिलोंग टू z, ये चारों की चारों चीज़ें z से बिलोंग करती हैं, यानी इंटीजर से। तो दिस इंप्लाइज m1x प्लस m2y आल्सो बिलोंग टू z। तो ये भी आपका जो सम है z से बिलोंग करेगा, इंटीजर से। लेट इसका नाम आप रख लें m1x प्लस m2y इक्वल टू m3। ठीक है, इसका नाम आप m3 रख लें। तो दिस इक्वेशन, ठीक है, इसी आप चाहे आप 3 कह दें, 3 बिकम्स bx प्लस cy इक्वल टू a टाइम m3। तो ये आपकी डेफिनेशन किसकी पूरी होगी? डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन पूरी होगी कि नहीं होगी? मतलब ऐसे लिख सकता हूँ, a डिवाइड्स bx प्लस cy फॉर m3 बिलोंग टू z। मेन चीज़ सिर्फ एक ही है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी समझ आ गई है, दोनों साइड से क्वेश्चन दी हो तो डिविजिबिलिटी में कैसे लिखना है, डिविजिबिलिटी की सिंबल दिया हो तो उसे इक्वेशन में कैसे लिखना है, ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई, ये थ्योरम कुछ भी नहीं है आपके लिए। ठीक है। लास्ट पार्ट, इसका 9th पार्ट वो देखते हैं। ले बेटा, लास्ट प्रूफ आपका कुछ इस तरह है कि अगर a कहता है डिवाइड करता है b1 प्लस b2 को, यानी b1 और b2 दो नंबरों के सम को डिवाइड करता है a, और फिर ये कहता है कि a अगर उनमें से एक नंबर b1 को डिवाइड करता है, तो आपने प्रूफ करना है कि a जो है वो b2 को भी डिवाइड करेगा। अगर a दो नंबर b1 और b2 के सम को डिवाइड करता है, फिर a उनमें से एक नंबर b1 को भी डिवाइड करता है, तो कहता है आपने प्रूफ करना है कि a b2 को भी डिवाइड करेगा।
तो यहाँ पर आप कंसीडर कर लें, कंसीडर ए डिवाइड करता है b1 प्लस b2 को। अगर a b1 प्लस b2 को डिवाइड करता है, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर m1 बिलोंग टू z सच डैट, एक इंटीजर आपको मिलेगा ऐसा कि आप b1 प्लस b2 को लिख सकते हो a इंटू m1 या m1 इंटू a। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन a इंटू m1 लिखने या m1 इंटू a, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर a इसको डिवाइड करता है तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। नेक्स्ट, अगली चीज़ आपको जो गिवन है वो ये है कि a b1 को भी डिवाइड करता है। a डिवाइड्स b1 implies there exists an integer m2 belong to z such that b1 equal to a टाइम m2। इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। क्लियर होगा बात? ये पुट वैल्यू ऑफ b1 इन 1, पुट b1 इन 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो b1 की वैल्यू निकली है यहाँ पर पुट कर दें। दिस इम्प्लाइज b1 की वैल्यू कितनी है? am2 प्लस b2 इज इक्वल टू a टाइम m1। इसको आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। दिस इम्प्लाइज b2 इक्वल टू a टाइम m1 माइनस a टाइम m2। क्लियर? b2 इज इक्वल टू a टाइम m1 माइनस m2, a कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पर देखें, अगर आपका m1 और m2 एज m1 m2 ये दोनों कौन है? आपके इंटीजर से बिलोंग करते हैं, तो इनका जो डिफरेंस होगा दिस इम्प्लाइज m1 माइनस m2, ये भी क्या होगा? दो अगर इंटीजर्स हैं भाई, दो नंबर हैं, वो अगर z से बिलोंग करते हैं यानी वो इंटीजर्स हैं, तो क्या उन दोनों का डिफरेंस इंटीजर नहीं होता? हमेशा होता कि नहीं होता? लाइक एज भाई एक नंबर 3 है, दूसरा नंबर 2 है, तो 3 माइनस 2 1, तो 1 एक इंटीजर नहीं है, तो उन दोनों का डिफरेंस भी एक इंटीजर है। लेट कर लें कि m1 माइनस m2 का जो आंसर है वो m3 है और वो एक इंटीजर है, तो दिस इक्वेशन विल बिकम 3, इसे 3 कह दें। दिस इम्प्लाइज 3 बिकम्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बन जाएगी इस तरह, b2 इक्वल टू a टाइम m3। अब ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन पूरी होगी कि नहीं होगी? दिस इम्प्लाइज a डिवाइड्स b2 फॉर m3 बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स विच इज़ रिक्वायर्ड। तो ये बेटा आपके पास डिविजिबिलिटी के ऊपर एक थ्योरम था जिसको हमने यहाँ पर प्रूफ किया। इस थ्योरम में जो मेन चीज़ है वो आपने यही देखी है कि डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, वो आपके जहन में होनी चाहिए। डेफिनेशन से इक्वेशन बनाना और इक्वेशन से दोबारा इस तरह लिखना, ये जिस बच्चे को इस चीज़ का फ़न जो है वो समझ आ गया, वो ये थ्योरम इजीली प्रूफ कर सकता है। तो मेन इस चीज़ पर आपने फोकस रखना है, ये डेफिनेशन आपको समझ आनी चाहिए। तो ये आज हम बेटा हमने थ्योरम नंबर 1 जो है ये डिविजिबिलिटी का किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगेन एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।